अच्छा, कल तो हमने ये सारा कर लिया जो भी आपने रिवाइज किया है सारा ना। अब हमने कल कॉस्टिंग शीट को भी तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं कि अच्छा अब हम कॉस्टिंग शीट को भी तैयार करने के बाद हमारा बज़ाहिर जो कुछ हमने इसके अंदर बात की थी वो तकरीबन जो है ना मेन हमारे 3 काम पूरे हो गए। एक हमने क्या कर लिया, रॉ मटेरियल भी बना बिल ऑफ मटेरियल भी बना लिया। एक दो सॉरी बिल ऑफ मटेरियल बन गया हमारा, राउटिंग भी होगी और हमारा कॉस्टिंग शीट भी होगी। तो क्या हम इस काबिल हो गए कि हम जो है वो अपना जो है कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें? तो चेक करते हैं कि क्या हमारा ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही है कि टी कोड क्या है, CK11N। या कॉस्टिंग में जाएं, फिर कंट्रोलिंग में जाएं और फिर प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग और मटेरियल कॉस्टिंग, कॉस्टिंग विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर, और ये CK11 है। हमारी फिनिश प्रोडक्ट क्या है? अच्छा नहीं, बल्कि हम बात कर रहे थे कल कॉस्टिंग वेरिएंट के बारे में कि कॉस्टिंग वेरिएंट जो है वो कैसे बनाना है। हम उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये हमारा बीच में काम रह गया था, सॉरी। कॉस्टिंग वेरिएंट, क्योंकि वो हमारा मुकम्मल नहीं हुआ था। क्योंकि क्योंकि ये जो आपका CK11N है, यहाँ पे हमने अगर फिनिश प्रोडक्ट देनी है बाइक, प्लांट हमारा आ गया TTAU, तो ये जो कॉस्टिंग वेरिएंट है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो जो स्टैंडर्ड है वो तो होगा PPC1 ये, लेकिन हम अपना खुद से बनाएंगे। तो कल से हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको खुद से कैसे बना सकते हैं। SING, कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। एक दफ़ा मैंने आपसे बात की थी कि आपके पास दो तरह की कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। शुरू पे पहले या दूसरे लेक्चर के जो CO का लेक्चर था, एक है विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर और एक है विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर। यानी कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें एक तो यह है कि आप जब प्लानिंग करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल की तादाद के बारे में पता हो, यानी कि उसकी क्वांटिटी के बारे में पता हो, तो फिर आपने विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर आना है। अगर आपको क्वांटिटी स्ट्रक्चर का नहीं पता तो फिर आपने विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर का आना है। इसमें आपके पास दो तरह की सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये है कि आप इतनी अर्ली स्टेज में प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी आपको फर्ज करें बाइक ही बना रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल का पता ही नहीं है, उसकी क्वांटिटी का, सीट कितनी लगनी है, टायर कितने लगने हैं, या हैंडल कितना है, या जो फ्रेम कितने हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता। फिर अब आप किस में आ जाएंगे, मटेरियल कॉस्ट विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसको कैसे करना है। अभी हम बात करें कि जब आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए आपका जो वेरिएंट बनेगा वो आपका मटेरियल कॉस्ट विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा। ये है मटेरियल डिफाइन कॉस्टिंग वेरिएंट। लेकिन हम इससे पहले इसके कंपोनेंट में हम आएंगे। कल हम इसके कंपोनेंट में देख रहे थे कि ये जो वैल्यूएशन वेरिएंट है, ये इसका क्या है, सबसे बड़ा ब्रेन है या सबसे बड़ा दिमाग है। अगर हम इधर आ जाएं, अच्छा ये आपने बना लिया, इसको हम कॉस्टिंग वेरिएंट में
जो बहुत सारे कंपोनेंट है उनमें से जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है, वैल्यूएशन वेरिएंट। आप कह लें इज ब्रेन ऑफ कॉस्टिंग वेरिएंट। अगर आप कॉस्टिंग वेरिएंट के अंदर वैल्यूएशन वेरिएंट नहीं डालते या उसको नहीं समझते तो इसका मतलब है कि आप अपना कॉस्टिंग वेरिएंट नहीं बना सकते। तो हम ये वैल्यूएशन वेरिएंट के बारे में आएंगे, क्योंकि कॉस्टिंग टाइप तो हमने पहले देख ली, कल हमने बनाया था टीटीए के नाम से ये वाला वेरिएंट, वैल्यूएशन वेरिएंट। इसकी जो है ना 1 2 3 4 5 6 टैब्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया कि पहले जो है वो बताता है, हमने सिस्टम के अंदर स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि सिस्टम जो है कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त रॉ मटेरियल के अंदर से या प्राइस उठाए किस जगह से। तो हमने कहा कि पहले मूविंग एवरेज को देख ले, अगर वहां से मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर स्टैंडर्ड प्राइस में आ जाए, फिर इसी तरह वहां से नहीं मिलती तो प्लान प्राइस में आ जाए या वैल्यूएशन प्राइस बेस्ड ऑन कमर्शियल लॉ या इस तरह की। और इसमें एक और भी मैं कल देख रहा था, एक बड़ी अच्छी चीज इसमें लिखी हुई है, वैल्यूएशन प्राइस अकॉर्डिंग टू प्राइस कंट्रोल इन मटेरियल मास्टर। इसका यह भी मतलब होता है कि आपने प्राइस कंट्रोल क्या दिया हुआ है, हमने प्राइस कंट्रोल दिया हुआ था दो, उसके अंदर क्या नाम है, मटेरियल लेजर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो दिया हुआ था। दो का मतलब है कि रॉ मटेरियल के लिए वी होगा, तो वो खुद ब खुद ही वी मींस के मूविंग एवरेज प्राइस के अंदर जाएगा और वहां से उठा लेगा। अगर आप ये सेट कर देते हैं तो अगर आपकी प्राइस मूविंग एवरेज में पड़ी हुई है तो वो वहां से उठा लेगा, अगर स्टैंडर्ड में पड़ी हुई है तो वो वहां से भी उठा लेगा। लेकिन वो जो आपने अगर वी सेट किया हुआ है तो वो मूविंग एवरेज से उठाएगा, अगर एस सेट किया हुआ है तो वो स्टैंडर्ड से प्राइस को उठाएगा। अगर आपने ये सेट कर दी ये वाली 7 नंबर, आपने अगर दोनों प्राइस दी हुई हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक MM03 के अंदर इसको खोल लूँ, कोई एक आपका रॉ मटेरियल जैसे ये हैंडल है, अकाउंटिंग 1, तो अगर आपने ये यहाँ पे नीचे मूविंग एवरेज प्राइस भी दी हुई है और स्टैंडर्ड प्राइस भी दी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, सिस्टम डिसाइड करेगा ये प्राइस कंट्रोल से। प्राइस कंट्रोल के अंदर आपने क्या दिया हुआ है, प्राइस कंट्रोल के अंदर अगर आपने दिया हुआ है वी, तो वो ये नीचे वाली फील्ड से आ जाएगा। ये इधर मूविंग एवरेज प्राइस वी, एक मिनट, अच्छा ये प्रीवियस प्राइस जो है, प्राइस पर यूनिट इस वक्त ये वी यही है, मूविंग एवरेज है, और ये ऊपर है स्टैंडर्ड प्राइस। तो अगर आपने वी दिया हुआ है तो ये नीचे वाली फील्ड प्राइस पर यूनिट से उठा लेगा, और अगर आपने एस दिया हुआ है यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है तो फिर वो स्टैंडर्ड प्राइस वाली फील्ड से जो है ना वो प्राइस को उठा लेगा। आपको अलहदा से स्ट्रेटजी सेपरेट से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने पहले डिफाइन की हुई थी कि हमने कहा कि जी पहले वो मूविंग एवरेज को चेक करे, मूविंग एवरेज कहाँ गई, ये मूविंग एवरेज को चेक करे, अगर वहां से नहीं मिलती तो प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस को उठाए और उसके बाद फिर प्लान प्राइस को। लेकिन अगर आप ये 7 नंबर ले लेते हैं, ये वाला वैल्यूएशन प्राइस अकॉर्डिंग टू प्राइस कंट्रोल, तो वो सिस्टम फिर खुद डिसाइड कर लेगा कि उसने कहाँ से उठानी है। एक्टिविटी टाइप के बारे में कल हमने डिस्कस किया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई काम किसी और को सब लेट किया हुआ है, जैसे कि हमने बात की कि कल हमने कि अगर आप बाइक बना रहे हैं, सारी बना लेते हैं लेकिन पेंट का प्रोसेस आपके पास नहीं है, वो किसी को देते हैं, तो उस सूरत में प्राइस जो है ना वो सिस्टम कैसे उठाए। तो हमने कहा पहले कोटेशन से उठाए, अगर कोटेशन नहीं मिलती तो वह भी परचेज ऑर्डर से उठा लेगा। ये भी एक्सटर्नल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग जो है ये भी स्टैंडर्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ही बराबर है। ओवरहेड के बारे में हम यहाँ पे आगे कि हमने यहाँ पे आके हमने इसको कॉस्टिंग शीट असाइन करनी थी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हमने कॉस्टिंग शीट तो बनाई नहीं। अब हमने चूंकि बना लिया है तो ये देखिए ये बटन बना हुआ है कॉस्टिंग शीट का, तो यहाँ पे हम कॉस्टिंग शीट इसको ये वाली जो है TTAU के नाम से जो हमने कल बनाई थी कॉस्टिंग शीट, ये हम इसको असाइन कर देते हैं। मिसलिनियस में आप आ जाएं तो कोई प्राइस फैक्टर है, असाइनमेंट ऑफ फैक्टर पर रेलिवेंट पर कॉस्टिंग, इसको रहने
तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये किसके अंदर हो रही है, वैल्यूएशन वेरिएंट के अंदर। ये हो गया, सेव कर दी। नेक्स्ट जो है इसके बाद वैल्यूएशन वेरिएंट के बाद जो है वो आ जाता है डेट कंट्रोल। डेट कंट्रोल क्या चीज़ है, हम एक नया बना लेते हैं, टीटीए के नाम से बना लेते हैं, बल्कि टीटीए यू के नाम से बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है, डेट कंट्रोल इंटर डेट कंट्रोल वैल्यू, इंटर डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा वो यहाँ पे हमने पहले, सॉरी, ये हमें सेव करने से पहले इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी चाहिए, फिर वो बनाने देगा। तो बेहतर है कि हमको ये कट कॉपी कर लेते हैं, फिर हम उसका नाम फिर हम अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं। अच्छा अब आप आ जाइए, मैनुअल एंट्री को रहने देते हैं, अभी हम इसको देखते हैं। अभी जो हम एक ट्रांजैक्शन कोड चला रहे थे CK11N, जो कॉस्ट को कैलकुलेट करता है, जब आप यहाँ पे फर्ज करें बाइक, ये मैंने फिनिश प्रोडक्ट दे दी बाइक, और यहाँ पे मैंने प्लांट दे दिया, यहाँ पे फर्ज करें मैं अभी पुराना ही दे देता हूँ PPC1। इसके बाद ये जो डेट वाली टैब है इसमें अगर आप आ जाएं तो ये जो चार डेट्स हैं, कॉस्टिंग डेट फ्रॉम, कॉस्टिंग डेट टू, क्वांटिटी स्ट्रक्चर डेट और वैल्यूएशन डेट, इसको अगर मैं इंटर करता हूं तो ये देखिए आप, ये सिस्टम ने खुद ब खुद जो है ना पॉपुलेट कर दी। सवाल ये है कि अब आपका दिल है कि कॉस्टिंग डेट फ्रॉम जो है ये आज की डेट नहीं होनी चाहिए, 13/7 नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो महीने के शुरू में होनी चाहिए। कॉस्टिंग डेट टू जो है ना ये महीने के एंड की होनी चाहिए, या फाइनेंशियल ईयर की एंड की होनी चाहिए, या कोई भी होनी चाहिए। इसी तरह क्वांटिटी स्ट्रक्चर डेट और वैल्यूएशन डेट ये कहाँ से कंट्रोल होती हैं, तो ये सारी की सारी कंट्रोल होती हैं ये यहाँ से। जो आपका ये डेट कंट्रोल का जो टैब है कॉस्टिंग वेरिएंट के अंदर, ये यहाँ से होगा। इसको हम देखें, अब ये देखें वो कह रहा है कॉस्टिंग डेट फ्रॉम। अब आप यहाँ पे इस बहुत सारी उन्होंने ऑप्शन दी हुई हैं, आप क्या करना चाहते हैं, कॉस्टिंग डेट फ्रॉम टू, क्वांटिटी स्ट्रक्चर डेट दे दें, रिक्वायर्ड डेट दे दें, वैल्यूएशन डेट दे दें, एंड ऑफ नेक्स्ट पोस्टिंग पीरियड दे दें, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पोस्टिंग पीरियड, स्टार्ट ऑफ मंथ। हम देते हैं, हम कहते हैं कि कॉस्टिंग डेट फ्रॉम जो है वो अगर स्टार्ट ऑफ मंथ हो तो फिर क्या बिहेवियर होगा, फिर जारी बात है वो स्टार्ट ऑफ मंथ की डेट होगी, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है तो 1 जुलाई, 1 जुलाई 2023 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप एंड ऑफ डेट देते हैं तो एंड ऑफ डेट आ जाएगी। स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट फिजिकल ईयर देते हैं तो फिर वो 1 जुलाई 2024 उसमें आ जाएगा। इसी तरह ये बहुत सारी डेट्स पड़ी हुई हैं, आप जो देना चाहते हैं तो दे लें। मसलन इन्होंने दिया हुआ है स्टार्ट ऑफ मंथ, हम कहते नहीं स्टार्ट ऑफ मंथ नहीं दें, आज की तारीख दे दें। तो आज की तारीख जो है स्टार्ट ऑफ पोस्टिंग पीरियड, एंड ऑफ करंट पोस्टिंग पीरियड, स्टार्ट ऑफ, ये करंट डेट, हम क्या देते हैं भाई आज की डेट दे दो। ठीक हो गया। कहाँ तक दे कॉस्टिंग डेट, आज के महीने की जो है करंट पीरियड है ना, एंड ऑफ करंट फिजिकल ईयर है ना, हम कहते थे भाई इस महीने के एंड तक, एंड ऑफ द मंथ, ये जो 1 नंबर आई नंबर है ये दे दो। क्वांटिटी स्ट्रक्चर जो है उसकी भी डेट क्या करे, कहाँ से दे, वो भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, वो भी करंट डेट दे लेते हैं। और वैल्यूएशन डेट जो है वो कौन सी डेट को वैल्यूएट करे, वो भी फर्ज करें आज की डेट ही हम दे देते हैं। अगर आप स्टार्ट ऑफ मंथ की डेट देंगे तो ये याद रखिएगा कि जिस डेट को आपने बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किया हुआ है, अगर वो बाद में क्रिएट किया हुआ है या राउटिंग बाद में की हुई है तो वो उसके अंदर शामिल नहीं होगी, वो बल्कि फिर आपको फिर उसकी डेट्स चेंज करनी पड़ेंगी या फिर नया बनाना पड़ेगा आपको।
अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मैनुअल एंट्री को टिक कर दें। देखते हैं कि मैनुअल एंट्री को टिक करने के बाद इसका क्या असर। हम सिर्फ एक पहली डेट के ऊपर मैनुअल एंट्री करते हैं और बाद में फिर हम इसको देख लेंगे, इसको हम बाद में चेंज भी कर लेंगे। तो ये जो है ये डेट कंट्रोल का ये फायदा है। डिफाइन क्वांटिटी स्ट्रक्चर कंट्रोल। क्वांटिटी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने क्या कहा था कि आपको अगर पता है कि कितना रॉ मटेरियल लगना है और कितनी आपके अगेंस्ट उस रॉ मटेरियल के अगेंस्ट कितनी सर्विसेज लगनी है, यानी कि कितनी राउटिंग लगनी है, तो फिर आप क्वांटिटी स्ट्रक्चर में आ पाएंगे। इसको कॉपी करके हम एक नया बना लेते हैं, फर्ज करें TTA। ये बना लिया हमने। अब देखें इसके अंदर दो टैब्स आ रही हैं, बिल ऑफ मटेरियल बॉम और एक आ रही है राउटिंग। तो ये दोनों आपने यहाँ पे इसको सेट करना है कि क्या ये है। अब बिल ऑफ मटेरियल की एप्लीकेशन क्या है, ये किस पर्पस के लिए है, आप यूज करना चाह रहे हैं कॉस्टिंग के लिए, प्लांट मेंटेनेंस के लिए, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने नॉर्मल जो है कॉस्टिंग के लिए ही इसको यूज करना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से कॉस्टिंग यूज करेंगे। राउंडिंग ऑफ कंपोनेंट को वो है कि वो पॉइंट्स में उसको कैलकुलेट करे या ना, मेरे ख्याल से इसका शायद यही मकसद होगा। इसी तरह राउटिंग की एप्लीकेशन जो है, जब आपने राउटिंग बनाई तो आपने इसको 01 जो है वो देना है यहाँ पे। ये आप प्रोडक्शन के लिए यूजेज हमने रिलीज का स्टेटस हमने 4 सेट किया हुआ था, यानी कि रिलीज जर्नल किया हुआ था। यूजेज हमने प्रोडक्शन किया हुआ था और एन का मतलब है कि ये राउटिंग के लिए है, और 01 सिलेक्शन जो है तो हम यही ले। ये आपको याद होगा कि जब हमने राउटिंग बनाई थी, एक मिनट, राउटिंग की ट्रांजैक्शन कोड क्या था, लॉजिस्टिक के अंदर प्रोडक्शन, मास्टर डाटा और राउटिंग, और राउटिंग ये आ गया स्टैंडर्ड राउटिंग। अगर क्रिएट में भी आ जाए फर्ज करें, सॉरी, तो ये देखिए ना, एक मिनट, ये सीक्वेंस में आते हैं, मैं कहता सीक्वेंस में हो, नहीं डिटेल। रिटर्न ऑपरेशन में पीपीसी, वो हेडर है। ये यहाँ पे ये देखें यूजेज हमने क्या किया हुआ है इसका, 1 स्टैंड फॉर प्रोडक्शन, और ओवरऑल स्टेटस हमने क्या किया हुआ है, रिलीज, यानी कि रिलीज मींस के 4 जर्नल। यही चीज़ आपने यहाँ पे भी सिलेक्ट करनी है। वो उन्होंने उसका सारा कम्बिनेशन इकट्ठा कर दिया है कि ये देखें, ये 4 हो गया रिलीज जर्नल, और 1 हो गया ये प्रोडक्शन, और उसका यूजेज क्या है, एन, एन स्टैंड फॉर राउटिंग के लिए। तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अच्छा, तो ये आपका क्वांटिटी स्ट्रक्चर कंट्रोल बनेगा। ये बात याद रखें कि अभी हम बात कर रहे हैं विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर। जब आप कहते हैं ना विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है डिफाइन क्वांटिटी स्ट्रक्चर कंट्रोल, वो नहीं आता। वो अगर आप इसको इधर ही देख लें, ये मटेरियल कॉस्ट एस्टीमेट विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर जो है, तो इसका जो वेरिएंट बनेगा, इसके अगर आप इसमें जाएं तो देखें यहाँ पे ये वाली डिफाइंड क्वांटिटी स्ट्रक्चर ये यहाँ पे नहीं है, बाकी उसी तरह ही है। ये देखें कॉस्टिंग टाइप है, ये भी इधर कॉस्टिंग टाइप है, वैल्यूएशन वेरिएंट है, ये भी उसी तरह ही है, डिफाइंड डेट कंट्रोल है वो भी उधर है। बस ये क्या है कि ये क्वांटिटी स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी ये ट्रांसफर कंट्रोल ये भी है, और डेट डिफाइंड रेफरेंस वेरिएंट ये भी उसी तरह ही है। सिर्फ क्या चीज़ मिसिंग है, डिफाइंड क्वांटिटी स्ट्रक्चर।
तो वो वैल्यूएशन, वो कॉस्टिंग वेरिएंट जो फॉर क्वांटिटी स्ट्रक्चर यूज हो या विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर यूज हो, सिर्फ एक चीज का फर्क होगा कि उसमें डिफाइन क्वांटिटी स्ट्रक्चर कंट्रोल का जो है टैब या कॉन्फ़िगरेशन वो मिसिंग होगी। डिफाइन ट्रांसफर कंट्रोल में देख लेते हैं, ये कोई खास मेरे ख्याल से करंट सिनेरियोज के अंदर तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफर विद प्लांट चेंजेस, इसमें अगर आप देखें तो ये आ रहा है कि आप क्या ये जो प्राइस होगी वो बाद में एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो उस सूरत में फिर आप ये देखेंगे कि फर्ज करें ये फ्यूचर कॉस्ट आप नो ट्रांसफर में, तो कोई यहाँ पे ये देखें ना, फिजिकल ईयर पीरियड कॉस्टिंग वेरिएंट कॉस्टिंग वर्जन कोई भी टैब नहीं आ रही। लेकिन जो ही आप यहाँ से कोई स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं कि हमने फ्यूचर की करनी है या करंट की कर लें, तो उधर ही देखें यहाँ पे फिर पीरियड आ गया कि जी किस फिजिकल करंट फिजिकल ईयर के कोई पीरियड के अंदर आपने इसको ट्रांसफर करना है। अगर फ्यूचर में भी वही रहेगा, ठीक है, पीरियड बेस्ड ट्रांसफर भी ठीक है। अदर अदर कॉस्ट एस्टीमेट जब आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो कॉस्टिंग वेरिएंट कॉस्टिंग वर्जन, वर्जन आपको पता है ज़ीरो ही होगा और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हम नॉर्मल हमने, क्योंकि हमारा सिंगल प्लांट है और वही हमारा एक ही मटेरियल एक ही प्लांट के अंदर यूज़ हो रहा है, अगर आपका वो फिनिश प्रोडक्ट मल्टीपल प्लांट्स के अंदर कन्फिगर हुआ हो तो फिर आपने जो है वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है वो आप उनके ट्रांसफ़र कर सकते हैं मल्टीपल प्लांट्स के अगेंस्ट। ये सिंगल प्लांट और ये क्रॉस प्लांट, इसमें भी आप चाहें तो बेहतर है कि आप इसको नो ट्रांसफ़र कर। और रेफरेंस वेरिएंट्स, ये लास्ट जो दो है ना, ये तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये देखें यहाँ पे इसे किसी ने इन्होंने कन्फिगर ही नहीं किया हुआ कि किसी और वेरिएंट से बनाते। अब हम अपना कॉस्टिंग वेरिएंट बना लेते हैं नया अपना, एक को हम कॉपी कर लेते हैं पीपीसी वन को, नया भी चले न्यू एंट्री करके देखते हैं कि इसमें कोई हमें कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, TTAU बना लेते हैं हमारा कॉस्टिंग वेरिएंट फॉर, ये आ गया। कॉस्टिंग टाइप में हम ले लेंगे वही वन, वैल्यूएशन वेरिएंट के अंदर हमने बनाया हुआ था टीटीए के नाम से बनाया था ये, डेट कंट्रोल के अंदर हमने बनाया था ये TTAU, क्वांटिटी स्ट्रक्चर कंट्रोल जो था उसके अंदर से भी हमने TTAU बनाया था, और ट्रांसफ़र कंट्रोल के अंदर भी हमने बनाया था, और रेफरेंस वेरिएंट के अंदर हमें पता है कुछ था ही नहीं। तो ये मेन जो है ना वो आपने समझा कि बड़ा बहुत बड़ा काम कर लिया कि आपने अपना एक कॉस्टिंग वेरिएंट बना लिया। अब आ जाते हैं आगे क्वांटिटी स्ट्रक्चर के अंदर, पॉस लॉट साइज नो, इसकी कोई ज़रूरत इतनी नहीं। इग्नोर प्रोडक्शन कॉस्ट विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर, इसको रहने देते हैं। एडिटिव कॉस्ट के बारे में अब अभी बात करेंगे ज़रा थोड़ी देर तक कि एडिटिव कॉस्ट कैसे अपडेट करनी है। उसमें अपडेट सेविंग अलाउड है, सेविंग कर लेते हैं अलाउड, और डिफ़ॉल्ट एरर लॉग हमें एरर भी दिखाए, और डिफ़ॉल्ट कैन भी चेंज बाय यूज़र भी हो सकता है, ठीक है। असाइनमेंट्स के अंदर हम आ जाते हैं, इसको एक मिनट के लिए हम सेव कर लें। ये जो असाइनमेंट्स हैं ये आप समझें कि ये इसकी एक किस्म की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर देखें, हमने बात की है कि जो कॉस्टिंग वेरिएंट हैं, जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है या जो प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग है हमारी, सारी की सारी जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है।
तो उनमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एक तो आपको पता है कि एक हो गया बॉम्ब, दूसरा हो गया वर्क सेंटर, तीसरा क्या आ गया राउटिंग। जब आप ये कर लेते हैं फिर आप आ जाते हैं उसके बाद कॉस्टिंग शीट के ऊपर। इसके बाद हमने काम किया वैल्यूएशन कॉस्टिंग वेरिएंट के अंदर, वो फिर अलग बात है। कॉस्टिंग वेरिएंट के साथ हमने फिर वैल्यूएशन वेरिएंट भी यूज़ किया, वो उसके अंदर ही है। अब जो एक सबसे लास्ट और सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझे बगैर हम अपना कॉस्ट कैलकुलेटर चला नहीं सकते, वो है, अभी हमने किस चीज़ को देखा था, कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर। कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर आपने जितने भी इन सारे प्रोसेसेस के अंदर जीएल यूज किए हैं, बल्कि कहना चाहिए कॉस्ट एलिमेंट यूज किए हैं, वो और आपने वो यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, इकट्ठे करने हैं, और प्लस जितने भी आपकी एक्सपेंस की टाइप्स हैं वो आपने डिफाइन करनी है। मसलन आपकी एक्सपेंस की टाइप क्या है, एक तो आपका एक्सपेंस की टाइप है रॉ मटेरियल। आप चाहें तो एक रॉ मटेरियल RAWMATERI डिफाइन कर लें, या कुछ इससे मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल कर लें। राउटिंग के अंदर आपने सर्विसेज के वर्ड यूज़ कर लें, या राउटिंग हर एक राउटिंग के अलग अलग बना लें, कॉस्टिंग शीट की अलग अलग बना लें, कोई इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर का बना लें, नॉन टेक्निकल एक्सपेंस का कोई टैब्स बनाएं, और वो सारे जीएल जो आपने पीछे बनाए हुए हैं वो आप इधर असाइन करेंगे, तो तब जाके आपका कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा। और कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो है ना, ये एक किस्म की पेरेंट चीज़ है। इसको आप अपना क्या करेंगे, कॉस्टिंग वेरिएंट जो है ना वो आप इसको असाइन करेंगे। आपने अपना कॉस्ट जो कॉस्टिंग वेरिएंट है वो आपने कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर को असाइन करना है। जब तक आप ये कॉस्टिंग वेरिएंट इसको असाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका सिस्टम जो है वो कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर फर्स्ट कर लें मैं ये बना लिया, अब मैं ये CK11N चलाता हूँ, अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मसले आ सकते हैं। बाई ये हो गया, और यहाँ पे मैं इसको अपना कॉस्टिंग वेरिएंट जो है जो TTAU के नाम से अभी मैंने बना लिया, ये ये असाइन करूँ। लॉट साइज ठीक है जी, ये तो इंफॉर्मेशन। अब ये देखें, ये डेट्स उसने बाकी सारी डिस्प्ले मोड में कर दी हैं, और ये सिर्फ चेंज मोड में रखी हुई है, क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ था कि हमने इसको खुद से भी कहा हुआ था कि इसको हम खुद से प्रपोज भी कर सकते हैं। मीन्स के आप अगर, सॉरी इधर ही हमने, अब हमें बार बार ये नीचे अलहदा से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर ही इसको डबल क्लिक करें TTAU को, तो इसमें ये सारे आ रहे हैं। ये डेट कंट्रोल में आ जाए, डेट कंट्रोल में हमने यहाँ पे इसको मैनुअल एंट्री रखा हुआ था। तो मैनुअल एंट्री जो है उसका मतलब होता है कि ये बाकी सारे डिस्प्ले मोड में होंगे, यानी कि ये देखें ये बाकी सारे चेंज मोड में है, ये डिस्प्ले मोड में, ये चेंज नहीं हो सकती। सिर्फ कॉस्टिंग डेट फ्राम जो है ना ये आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे चेंज हो तो आप इन सबको टिक कर लें। ये वाली तो डेट्स आएंगी, लेकिन सिस्टम साथ आपको ऑप्शन देगा कि आप इनको चेंज कर दें। अगर दोबारा हम आ जाएं इधर /NCK11N, तो आप देखें ये सारी डेट्स एडिट हो गई। अच्छा आगे चलते हैं। अभी वो देखें नीचे एक एरर दे रहा है ये। अच्छा, कॉस्ट एस्टिमेट इन प्लांट इज लॉक्ड बाय हमने किधर इसको लॉक किया हुआ है, ये किधर किया हुआ है, अच्छा ये हमने यहाँ पे खोला हुआ है, ठीक है।
कैंसिल कर दिया, दोबारा खोलते। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज करंटली लॉक्ड बाय, अभी क्या खुला हो? अच्छा ये दोबारा कर लो जी, बल्कि 1 मिनट के लिए इस ठीक हो गया। CK11 है। अभी देखें वो कह रहे हैं कि आपका जो कॉस्ट एलिमेंट है E008 वो कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर को असाइन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये हमें आगे जो है ना वो कॉस्ट कोई भी कैलकुलेट नहीं करने दे रहा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें जो आखिरी चीज रह गई है, जो कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर है, अब हमने वो बनाना है या वो देखना है कि वो कैसे बनता है। तो अब हम बात करेंगे कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के बारे में। ये आ जाते हैं, ये आखिरी चीज़ है। इसके बाद में हमारे जो है ना वो प्रोसेस सारे स्टार्ट, यानी कि कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, प्लानिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी। प्लानिंग तो हमने कर ली है, सिस्टम अब जो है ना वो हमारी प्लानिंग के साथ साथ जो है ना वो चलेगा। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद प्रोडक्ट कास्ट कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट कास्ट प्लानिंग और बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग में आप आ जाएं, ये आ गया डिफाइन कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर। ये समझे कि आपकी पूरी जितनी भी कॉस्ट की प्लानिंग है ये भी उसका एक किस्म का बेस है। यानी कि ये नहीं होगा तो जितनी मर्जी आपने कॉन्फ़िगरेशन की हो, राउटिंग की है, बिल ऑफ मटेरियल बनाए हुए हैं, कॉस्ट एलो कॉस्टिंग वेरिएंट बनाए हुए हैं, वैल्यूएशन वेरिएंट बनाए हुए हैं, टेम्पलेट एलोकेशन की हुई है, जो मर्जी कर लें। जब तक ये नहीं आप बनाएंगे, कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आमतौर पे मैंने देखा कि ये लिंक कहीं पे भी नहीं बताया जाता कि यार सबसे ज्यादा तो इसके ऊपर जोर दो। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आपका कॉस्टिंग वेरिएंट कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं होगी। इसके ऊपर हम देखते हैं, ये बिल्कुल बहुत आसान सी चीज है। जस्ट आपने ये करना है कि एक अगर हम साथ अपना FS00 खोल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने GL जो है ना टोटल हमारे बने हुए हैं। तो ये हमारी, यहाँ से हमने एक अलहदा से भी एक उसका एक जीरो मिस हो गया था, 4, फिर 5, 6, 7, ये हमारे थे उसके एक्टिविटीज़ के, राउटिंग के, और ये मटेरियल था, ये हमारा रॉ मटेरियल का था। और फिर ये जो आगे आ गया बिल्डिंग रेंट, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ये हमारे थे कॉस्टिंग शीट के एक्सपेंडिचर के थे। तो इनके ऊपर अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम इनसे कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर इनको हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अगर आप चाहें तो कोई एक सेलेक्ट करके उसी को ही यूज़ कर लें तो ठीक है, अगर नहीं तो हम अलहदा से बना लेते हैं। हम अलहदा से बनाएंगे ताकि हमें पता चल जाए। एक तो ये होगा कि वो कोई यूज़ भी नहीं करेगा, बेशक यूज़ कर ले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हर एक बंदे ने अलहदा से उसमें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट अपने GL डिफाइन करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अलहदा से ही बनाते हैं। नंबर देख लेते हैं क्योंकि 2 करैक्टर का नंबर देना होता है इसमें। एक कोई भी नहीं, चले Z1 के नाम से हम कर लेते हैं। एक्टिव अभी करने की जरूरत नहीं, कर लेंगे तो वो फिर चेंज नहीं करने देगा। जब तक आप सारा बना नहीं लेते इसको एक्टिव ना करें। और इसके साथ एक ये मसला भी है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कास्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो है, जब आप बना हुआ भी जब आप कोई उसके अंदर चेंज करेंगे ना, फर्ज कर लेते हैं कि हमारा कोई ये 1C बना हुआ है या चले जी 1D बना हुआ है, ये हमने खुद से बनाया हुआ। आप इसके अंदर आते हैं यहाँ पे और फिर आप इसके ये सेलेक्ट करते हैं, फर्ज करें ये तीसरी लाइन इसके सेलेक्ट करते हैं ओवरहेड्स की,
और यहाँ पे आके कोई और इसके अंदर जीएल्स वगैरह ऐड करते हैं और सेव करके जो ही आप निकलेंगे ना, वो उसी वक्त उसका जो एक्टिव का चेक बॉक्स है वो खत्म कर देगा। तो ये याद रखें कि जब भी आपने इसके अंदर आके कोई चेंज करनी है तो याद से वापसी पे आते हुए इस एक्टिव को दोबारा टिक करें, ये खुद ही उसको डीएक्टिव कर देता है। तो ये बात होगा तो आप इधर से एक्टिव कर नहीं करते, चले जाते हैं उधर CK11N में जाते हैं, तो वो उधर फिर आपको एक एरर देगा कि जी क्लास कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव नहीं है। अच्छा जी, कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर TTA, ये हो गया। ये स्प्लिट का मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस पर्पस के लिए है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सेल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, the cost components to determine that. When the cost actually is ये स्प्लिटिंग ऑफ कॉस्ट है। ये जब हम मटेरियल मैनेजमेंट करेंगे ना, मटेरियल नहीं सॉरी सेल्स करेंगे हम, याद आ गया, जब हम सेल ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो उस वक्त अगर आप चाहते हैं कि एक मटेरियल की कॉस्ट को स्प्लिट करके उसके मल्टीपल जो हैं वो कंपोनेंट के ऊपर डिवाइड की जाए। मसलन आपने कॉस्ट एक से ऑर्डर लिया, सेल ऑर्डर क्रिएट किया, और उसके बाद आपने जो ही आप उसकी वो डिलीवरी चलाते हैं VL01N के थ्रू डिलीवरी चलाते हैं, तो उस वक्त अगर आप चाहें तो उसकी कॉस्ट को स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक। उस वक्त ये जो है ना कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट का जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है ना ये यूज़ किया जाता है। ये हम जब हम सेल्स ऑर्डर के अंदर SD की जो अब हम कन्फिग्रेशन करेंगे, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे, आप मुझे याद रहेगा मैं आपको उस वक्त इसका जो है ना ये करके बताऊंगा कि ये वहाँ पे नॉर्मल तो आप कॉस्ट सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर देंगे और VL01N के थ्रू जाके आप वो गुड्स की डिलीवरी जो है स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सिस्टम जो है वो बैक एंड पे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी कॉस्ट को स्प्लिट कर देगा। अच्छा, ये आपने जस्ट क्या कर दिया, आपने कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर एक बना लिया, किसके नाम से, Z1 के नाम से। अब आपने इसके अंदर कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स बनाने हैं कि भाई ये जो है कॉस्ट कंपोनेंट का पूरा स्ट्रक्चर है, ये किस किस जगह पे इसने पैसे खर्चने हैं। मसलन मैं इसके अंदर Z1 जो है इसके अंदर एक बनाता हूँ स्ट्रक्चर। मैं कहता हूँ कि कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर तो मेरा हो गया Z1, उसका मैं एट्रीब्यूट एक बनाता हूँ या उसका फर्दर एक कंपोनेंट एक बनाता हूँ। फर्स्ट करें मैं बनाता हूँ 01 के नाम से, और मैं कहता हूँ कि ये एक तो मैंने रॉ मटेरियल के अंदर सारा खर्चा करना है। रॉ मटेरियल कर लें या आप कोई चीज़ जो लिख लें आप। अब यहाँ पे आ गया कि फिक्स है या वेरिएबल है, आप फिक्स भी कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल कर लेंगे तो फिक्स की वो को नहीं उठाएगा, बेहतर होता है कि फिक्स एंड वेरिएबल को कर लें। ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉस्ट रोल अप। कॉस्ट रोल अप का फ़ायदा उस वक्त होगा जब आपका एक बिल ऑफ मटेरियल के अंदर कोई और भी बिल ऑफ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे कि हमारे इस सिनेरियो में हो रहा है। देखिए लफ्ज़ क्या लिखे हुए हैं, रोल अप कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें आ जाएं, इसकी प्रीवियस जो हमारे पास थी जिसके ऊपर हम कल काम कर रहे थे, कि आपने जो बिल ऑफ मटेरियल बनाया है ये बाइक का,
ये बाइक का, तो आपका रॉ मटेरियल ये है, ये बाइक हैंडल है, ये बाइक फ्रेम है, बाइक वायर्स हैं, ये तो ठीक है, ये तो कॉस्ट कहीं पे भी नहीं। लेकिन इसके अंदर एक और रॉ मटेरियल जो सेमी फिनिश के नाम से रखा हुआ है वो सीट है। उसके रॉ मटेरियल जो हैं वो ये वाले हैं, सीट फोम, सीट स्ट्रक्चर और सीट लेदर। अगर आप रोल अप नहीं टिक करते तो ये सारे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो उठ के इस सीट के अंदर नहीं आएगी, ये उधर ही रहेगी। अगर आप रोल अप को टिक करेंगे तो इन सब की कॉस्ट उठ के इसके लिए अवेलेबल हो जाएगी, और तब जाके आप अलहदा से इसका स्ट्रक्चर चलाएंगे और सिस्टम बाद में फिर जो है ना एग्जैक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो बेहतर ये होता है कि आप रोल अप कॉस्ट कंपोनेंट को टिक कर दें। दूसरा ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कमर्शियल इन्वेंट्री और एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट, ट्रांसफर प्राइस, सरचार्ज और टैक्स इन्वेंट्री। नॉर्मल तो ये है कि ये हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल जो है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर ही इस्तेमाल होता है। इसका सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई तल्लक नहीं है, इसलिए हमने इसको टिक नहीं करना, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को टिक करेंगे। बाकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हमें जारी बात है फिक्स एंड वेरिएबल भी चाहिए। कमर्शियल इन्वेंट्री भी अगर आपकी है तो ठीक है, बाकी ट्रांसफर प्राइसेस सरचार्ज नहीं है, टैक्स इन्वेंट्री भी नहीं है। अगर आप चाहें तो बेशक इसको नॉट रेलिवेंट कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अभी मैं इसको बना लेता हूँ, फिर हम फर्दर नीचे असाइनमेंट में आते हैं। ये 1 बन गया, फिर हम एक और न्यू एंट्री करते हैं Z1 के नाम से 2, एक और उसका कास्ट कंपोनेंट एट्रीब्यूट बनाते हैं। हमने 3 तरह के काम किए हुए हैं ना, एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया हुआ है, एक हमने बनाया हुआ है राउटिंग की हुई है, और एक हमने जो है ना वो कॉस्टिंग शीट बनाई हुई है। अब आप ये देखिए, आपके जो कंपोनेंट हैं कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर, जो अभी आपने एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके, हमने एक बना लिया जी रॉ मटेरियल के नाम से। अगर आप चाहें तो रॉ मटेरियल भी ना बनाएं, अलहदा से भी आप बना सकते हैं, इसके 2-3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप चाहें तो। लेकिन बेहतर होता है कि आप एक ही बनाएं। दूसरा जो आप बनाएं, अब आपके पास क्या चीज़ें हैं, बिल ऑफ राउटिंग है, और आपके पास ये ओवरहेड्स के लिए आपने बनाया हुआ है कॉस्टिंग शीट। अब जो आपकी राउटिंग है, राउटिंग के अंदर आपने अलहदा अलहदा लिखी हुई हैं ये सारी सर्विसेज, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकिंग, डिलीवरिंग। अगर तो आप इनके कोई ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि असेंबलिंग और टेस्टिंग जो है ये मेरा अलहदा ग्रुप बन जाए, अलहदा से एक एट्रीब्यूट बन जाए, और पैकिंग और डिलीवरिंग जो है ये एक अलहदा से बना लें, तो आप इसको अलहदा से बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको अलहदा से बनाऊँ, अगर असेंबलिंग और टेस्टिंग जो है, मैं कहता हूँ कि ये जो है ये सुपरवाइजरी वर्क है, ठीक है, इसके लिए एक सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट बना हुआ है। और पैकिंग और डिलीवरिंग जो है, एक तो ये तरीका है कि मैं इन सब के लिए कह दूँ इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब है कि मैं जो अभी एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, मैं कह देता हूँ कि जी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, बल्कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस नहीं, सर्विसेज एक्सपेंस, क्योंकि ये सारी सर्विसेज ही है ना। ये वाली जो है, एक असेंबलिंग सर्विस है, एक टेस्टिंग सर्विस है, मैं सारा उसके अंदर ही अलहदा से ले आऊँ। एक मेरा ये तरीका है, एक मेरा है कि मैं इस हर एक को अलहदा अलहदा भी कर सकता हूँ। मैं कह दूँ कि असेंबलिंग सर्विस या असेंबलिंग डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, डिलीवरिंग ऑब्जेक्ट, वो जिस तरह से मेरी मर्जी होगी। अभी मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ये 2 अलहदा अलहदा बना लेता हूँ और इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। एक मैं बना लेता हूँ असेंबलिंग, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए
कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये यहाँ पे हर एक चीज उसी तरह बनाई जाए जिस तरह के कॉपी की जाती है। आप अपनी मर्जी से कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। असेंबलिंग एक्सपेंस और दूसरा था हमारा टेस्टिंग एक्सपेंस। और इसके बाद हम लिख देते हैं जनाब सर्विसेज, क्या था हमारा, एक्टिविटीज एक्सपेंस, सर्विसेज एक्सपेंस, ये आ गया। ये 3 नंबर हो जाएगा, ये हमारा 4 नंबर हो जाएगा। और सॉरी, और इसके बाद जो हमारे ओवरहेड्स के हैं, इसका भी आप चाहें तो एक ही ग्रुप बना लें, ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप हर एक के अलग-अलग बनाएं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया है। आप चाहें तो बना लें, कोई सिस्टम को मसला नहीं है। सिस्टम को जितने ग्रुप बना के बनाएंगे, सिस्टम उतनी अलग-अलग आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। मैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे बना लिया, इसका भी मैं चलें अभी मैं एक ही बना लेता हूँ ओवरहेड एक्सपेंडिचर के नाम से, या कॉस्टिंग शीट के नाम से चले बना लेते हैं। मैं कॉस्टिंग शीट के नाम से बना लेता हूँ। एक मैं बना लेता हूँ 5 नंबर कॉस्टिंग शीट, ये आ गया। इसको हम करते हैं सेव। अगर आप चाहें तो ये जो हमने 3 एक्सपेंस बनाए हैं, तो इसका आप राउटिंग एक्सपेंस के नाम से बना लें। लेकिन कॉस्टिंग एक्सपेंस तो समझ आती है, शीट आती है, लेकिन राउटिंग जो है वो बहुत ही टेक्निकल है। आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब हम ये बना लेते हैं असेंबलिंग एक्सपेंस के नाम से। अच्छा, ये 2 नंबर आ गया ये, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। ठीक है, ये एक अलहदा से काम है ना। नहीं, बल्कि नहीं, ये हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में ही लगाते हैं। सेल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो होगी वो हमारी दूसरी काम आ जाएंगे। वेरिएबल फिक्स, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। Z1 3 नंबर, 3 नंबर हमारे क्या है, टेस्टिंग एक्सपेंस। और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, ठीक है, रोल अप भी है। और 4 नंबर Z1 हमारा वही एक स्ट्रक्चर है। और 4 नंबर, 4 नंबर क्या है हमारा, सर्विसेज। इसको सेव कर। और लास्ट हमारा क्या होगा, Z1 5। और हम कॉस्टिंग शीट एक्सपेंस, इसके साथ हम एक्सपेंस का लफ्ज लिख, ठीक हो गया। अब अगर आप एक दफ़ा अपने कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर को देखें दोबारा से, थोड़ा सा और बैक आ जाते हैं। ये हमारा आ गया Z1। इसको अगर आप कॉस्ट कंपोनेंट विद एट्रीब्यूट्स में आ जाएं, इसके कितने एट्रीब्यूट हो गए, ये 5 एट्रीब्यूट हो गए। कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना चाहें किसी की भी, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो उसी स्क्रीन में आपको ले जाएगा। यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, आपने कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाया और एट्रीब्यूट बना लिए उसके आगे। अब हमने इनको जनरल लेजर असाइन करने हैं। पहले हमने रॉ मटेरियल का लेजर असाइन करना है। इसको क्लिक करें, ये आ गया असाइनमेंट कॉस्ट कंपोनेंट कॉस्ट एलिमेंट, सॉरी, कॉस्ट जनरल लेजर नहीं कहना चाहिए, बल्कि कॉस्टिंग के अंदर काम कर रहे हैं, सीओ के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें कॉस्ट एलिमेंट कहना चाहिए। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे कॉस्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट टू कॉस्ट एलिमेंट इंटरवल, न्यू एंट्री करेंगे। वो पूछ रहा है कौन सा कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर है, हम कहते हैं भाई Z1 है। वो कहता है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, हमें पता है अपना चार्ट ऑफ अकाउंट भाई TTAU है। वो पूछ रहा है कौन सा GL जो है ना, वो आपने ये रॉ मटेरियल के लिए यूज करना है। तो हमें पता है कि FS00 के अंदर हमने एक OBYC, शायद आपको याद होगा, कल हमने OBYC के अंदर G00 जो हमारा है, ओ सॉरी, G BB, ये वाला
ऑफ सेटिंग एंट्री फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग, इसके अंदर हम आए थे और TTAU के साथ हमने एक GL इंटर किया था। वो GL जो है ये E008, E008 को अगर आप देखें तो क्या था, मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट। तो E008 जो है, जो भी OBYC के अंदर GBB के साथ यहाँ पे इंटर होगा, वो आपका GL जो है वो एज आ रॉ मटेरियल के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे, वो आपकी मटेरियल की मूवमेंट्स को यूज इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये वाला जो GL है E008 जो है ना, ये आपने उधर यूज करना है। फ्रॉम टू ये आ गया, और स्ट्रक्चर जो है हमारा कंपोनेंट को क्या था हमारा 1। ओ सॉरी, TTAU। जुनेद भाई यहां तक बात समझ आ गई? जी जी। कोई मुश्किल? नहीं नहीं। अच्छा, अब आपने एक को साइन कर लिया ना, अब हम दूसरी की तरफ आ जाते हैं। अब आ जाते हैं असेंबली एक्सपेंस की तरफ। इसको क्लिक करें, इसके आएंगे जनाब 2 के लिए न्यू एंट्री। स्ट्रक्चर हमें पता है Z1 है, चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा TTAU है, और कॉस्ट एलिमेंट हमारा हम देख लेते हैं कि कौन सा है। भाई कॉस्ट एलिमेंट हमारा जो है असेंबलिंग के लिए था ये वाला E004। इसके लिए हमें एक ज़ीरो रह गया, वरना तो E000 होना चाहिए। और एट्रीब्यूट्स हमारा कौन सा था असेंबलिंग के लिए, 02 या 002। जो ही इंटर करेंगे ना तो वो जीरो शुरू में खत्म हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे अब सिर्फ 2 रह गया। फिर हम आ जाते हैं टेस्टिंग एक्सपेंस की तरफ। और Z1 TTAU, और टेस्टिंग के लिए हमारा क्या था E0005। ये आ गया। अब हम आ जाते हैं अपनी सर्विसेज एक्सपेंस, यानी कि जो बाकी हमारे बचे हैं। तो Z1 TTAU, बाकी हमारे पास बचा क्या, एक पार्किंग एक्टिविटी बच गई और एक डिलीवरिंग एक्टिविटी बच गई, यानी कि 6 और 7 बच गए। तो हम कहते हैं कि E0006 से लेकर E0007 तक आप असाइन कर सकते हैं। और अगर फर्ज कर लें आपके पास डिफरेंट GLs हैं, कोई एक E0006 है, फिर E0009 है, फिर E0015 है, तो आपने ऐसे करना है कि E0006 से लेकर E0006 ही कर दें ऐसे। फिर नीचे वाली लाइन में आ जाए, एक और लाइन बनाएं E0009 से लेकर E0009 तक, फिर E0015 से लेकर E0015 तक। पीछे TTAU और Z1, कोई सिस्टम को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि जी वो आप एक ही कॉस्टिंग के जो है ना वो मल्टीपल जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं, इस पे कोई ऐसा मसला नहीं, तो वो ले लेता है GLs। अब हम आ जाते हैं लास्ट, हमारा जो है वो क्या है, कॉस्टिंग शीट। कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर Z1 TTAU, और हमारे अब कॉस्टिंग शीट के लिए हमने बिल्डिंग रेंट से लेकर E0009 से लेकर और अदर इस्टेब्लिशमेंट E12 तक जो है ना, ये हमने 4 बनाए थे। E0009 से लेकर E0012 तक। पांच नंबर स्ट्रक्चर आ गया, सेव कर दिया। अच्छा अब देखें, अब आप ये Z1 आपने बना लिया, कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर आपने 5 एट्रीब्यूट्स बना लिए, कॉस्ट कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स बना लिए,
और इन एट्रीब्यूट्स को आपने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको रेंज या सिंगल कॉस्ट एलिमेंट असाइन कर दिया। अब ये जो Z1 है, अब आपने इसको अपने प्लांट या कंपनी कोड या वहां पे इसको आपस में लिंक कर देना है, ताकि हमारा जो है कॉस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है या साइकिल है वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए ये आ जाता है का ये असाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर आप आ जाएं। अब आप देखें यहाँ पे हमने देखना है कॉलम क्या क्या है। पहला कॉलम है कंपनी कोड का। सिस्टम आपको प्लांट के अंदर कुछ भी नहीं डालने देगा। वो कहता है कि प्लांट के अंदर तो आप जो है वो मास्किंग डालें, यानी मास्किंग का मतलब है कि आप प्लस प्लस डालें, ताकि कोई भी प्लांट के लिए वो कॉन्फ़िगर हो सके। मल्टीपल प्लांट्स, अगर आप एक कंपनी के ज़्यादा प्लांट्स हैं तो वो सारों के साथ हो जाएगा। कॉस्टिंग वेरिएंट जो हैं ये आप अलहदा से भी असाइन कर सकते हैं और फिर कॉस्टिंग स्ट्रक्चर करेंगे। कंपनी कोड हमारा जनाब आ गया TTAU। प्लांट में आप कुछ नहीं कर सके। अगर फर्स्ट कले मैं लिख देता हूँ, देखते हैं सिस्टम करता क्या है इसके साथ। कॉस्टिंग वेरिएंट भी हमें पता है वो हमारा क्या है, TTAU ही हमने अभी जो है बनाया था, जिसके अंदर हमने फिर इसको कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर भी इसको असाइन किया हुआ, वो वैल्यूएशन वेरिएंट भी किया हुआ था। कॉस्टिंग वेरिएंट ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपने ख़ास ख्याल रखनी है कि एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आप का ये कास्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 जुलाई 2022 से मैं इसको कॉस्टिंग वेरिएंट कंपोनेंट स्ट्रक्चर Z1 असाइन करता हूँ। चूज कॉस्टिंग वेरिएंट नॉट फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट फॉर मास्किंग वेरिएंट को कहते हैं। चूज कॉस्टिंग वेरिएंट नॉट फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट और मास्क कॉस्टिंग। वो कहते हैं इसको भी आप मास्क करें। जब इसको मास्क करेंगे तो वो खुद ही इसने प्लांट को तो करना ही करना है, लेकिन खैर वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए वो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कॉस्टिंग के अंदर एक जो सबसे पहले टैब जो हमने कॉन्फ़िगर की थी उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ की थी। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं यूज़ करते, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखें, कंट्रोलिंग के अंदर अगर आप आएँ और फिर प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट प्लानिंग और एस्टिमेट्स क्वांटिटी स्ट्रक्चर, और ये कॉस्टिंग वेरिएंट जो है, ये TTAU जो है, इसके अंदर ये कॉस्टिंग टाइप जो है आपकी, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड है। अगर आप कोई और यूज़ कर लेंगे तो फिर वो वहाँ पे आपको यूज़ करने देगा। अदरवाइज अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ की हुई है तो फिर वो कहता है कि फिर आप वहाँ पे मास्किंग ही यूज़ करेंगे, मीन्स के 4 दफ़ा प्लस प्लस का साइन ही यूज़ करेंगे, फिर आप वो एग्जैक्ट नाम नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, ये देखें, एक ये है ना, मैं अगर चाहूँ तो फर्ज करें मेरा एक कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर Z1 है, एक और भी मैं कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर Z2 बनाऊं, तो वो भी मैं अपनी कंपनी कोड को अगले साल के लिए या टेन्योर के लिए असाइन कर सकता हूँ। मतलब मैं TTAU और मैं कह सकता हूँ कि जी 1 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड जो है, अब मेरा जो कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। फर्ज कर लेते हैं, अभी और भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो हम उनमें से कोई एक अगर असाइन करते हैं, तो ये दो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी को एक ही आपने दिया हुआ है तो वो हमेशा के लिए वही चलता रहेगा, लेकिन जो ही आप असाइन करेंगे वो दूसरा ले लेगा।
जुनेद भाई आवाज आ रही मेरी? जुनेद भाई मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? हाँ। अच्छा, वो मेरे ख्याल से कोई नेट का मसला बना है तो वो फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, कि इसके अंदर जो डेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग बेसिक, और ये डिफाइन कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर। असाइनमेंट के अंदर हमने ये असाइन कर चुके हैं। तो अगर आप कोई और डेट भी असाइन करते हैं तो उसके बाद फिर नया कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो है ना वो काम करना शुरू हो जाएगा। आपका जो Z1 है वो नहीं काम करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक न्यू एंट्री करता हूं और मैं कहता हूं TTAU जो है इसमें 1/7/2023 से आप जो है एक और कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो है वो मैं इसको असाइन कर दूं। फर्ज कर लें कि जैसे ये किसी ने बनाया हुआ होगा, फर्ज कर लें B4 किसी ने बनाया हुआ है, तो cost B4 has not a cost element assignment for chart of account TTAU। अच्छा, वो इसमें असाइन नहीं किया गया तो इसलिए उसमें हमने GL नहीं असाइन किया, इसलिए वो कहता है कि ये आप डायरेक्ट कंपनी कोड पर नहीं कर सकते, अगर आप मास्किंग कर लेंगे तो फिर तो हो जाएगा। ठीक है, वो कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है इसलिए वो असाइन नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल अगर आप चाहें तो डेट के साथ आप इसको असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल डेट के साथ। अब तकरीबन हमारी जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी मुकम्मल हो गई। अब हम अपना जो है ना वो कॉस्टिंग रन चलाते हैं, CK11N वाला जो। CK11N। जुनेद भाई मेरी आवाज आ रही? अच्छा, सॉरी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी बाइक और TTAU, और इधर भी लिखेंगे TTAU। लॉट साइज उसने उठा ली। अच्छा, अब वो देखें क्या एरर देता है, कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर इज नॉट एक्टिव। ये देखें किस कदर ज़हीन है कि वो कह रहा है कि आपने उसको बना तो लिया लेकिन एक्टिव नहीं किया। बिल्कुल सही है। अब हम इसको एक्टिव भी कर देते हैं, ये टिक कर दिया, एक्टिव हो गया। ये बस आपने याद रखना है, इसमें इसके अंदर आप जब भी चेंज करेंगे ना ये एक्टिव साइन हटा देगा। नो प्राइस could be determined for material batch seat प्लांट TTAU। वो कह रहा है कि सीट की जो प्राइस है ना वो डिटरमन नहीं हो रही। चलें हम पहले सीट की कर लेते हैं। अब ये देखें, अब जरा ये देखें इस कॉस्टिंग के सारी चीजों को, ये उसके अंदर जो है ना उसने ये देखें आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, ये देखें अगर लेफ्ट साइड पे देखें इसका, तो उसने आपके तीन जो रॉ मटेरियल हैं, फोम, स्ट्रक्चर और लेदर, उसने इनको जहां पे जमा कर दिया 36 के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के साथ। ठीक हो गया। ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ये अलग अलग होना चाहिए ना। अच्छा, एक और चीज उसमें रह गई है कि ये देखना पड़ेगा कि ये कॉस्ट कंपोनेंट व्यूज जो हैं
ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड अकेली है या उसमें और भी चीजें? ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ही है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपकी कॉम्बिनेशन है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो हमने जब ये किया है, सॉरी, Z1 हमने रॉ मटेरियल को सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड किया है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर फिक्स नहीं लेते पर्स करें, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल का कोई काम नहीं। ये भी, ये अच्छा है, ठीक, ये असेंबलिंग एक्सपेंस है ना, सॉरी, इसको हमने इसमें ही डाल देते हैं सेल्स में। ये वो इसी वजह से वो उसको अलहदा से ले रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल के साथ ऐड कर रहा था। असेंबलिंग को भी हम ले लेते हैं इधर, और टेस्टिंग को जो है वो भी सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में ले लेते हैं, और इसको भी हम इसमें ले लेते हैं। अब ये देखें, हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली की है ना। अभी आप इधर आएंगे तो ये देखें उसने फिर इसको इनएक्टिव कर दिया, एक्टिव कर दे इसको। और एक हमने ये यहाँ पे किया हुआ है कि कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो है इसका, मटेरियल कॉस्ट एस्टिमेट विद ये, एक जगह पे हमने कहीं इसको किया था कि ये एरर्स को इग्नोर करे मेरे ख्याल से अपडेट में। हाँ, सेव एरर लॉग डिफॉल्ट कैन बी सेविंग अलाउड, ये नहीं करना हमने, क्योंकि ये कर देते ना वो फिर अगली स्क्रीन पे जाता नहीं, वो बताता नहीं है कि किस हद तक आपने काम किया हो। यस, अब हम आ जाते हैं दोबारा। फर्स्ट करें मैं बाइक के ऊपर इसको कैलकुलेट करूं। हाँ, अब देखें ना, बेशक इसके अंदर एक नो प्राइस कोड भी डिटरमिन, अच्छा ये अभी भी मेरे ख्याल से आई टेल PPC1 के अंदर अगर आप देखें क्वांटिटी स्ट्रक्चर, इग्नोर, अपडेट, अच्छा सेव और आइटमाइजेशन, सेव और आइटमाइजेशन। अच्छा जी, ये हो गया। CK11 है। अच्छा, पहले हम सीट का कुछ करें। वो कह रहा है सीट इसके अंदर इन्वॉल्व है, पहले सीट को कुछ कर लें। वो मैं देख लेते हैं कि वो एक जगह पे ये रोकता नहीं है, वो आपको बता देता है। अच्छा, क्योंकि सीट हमारा सेमी फिनिश है इसलिए पहले आपने इसकी करनी है। सीट का इसको ये देखें, यहाँ पे ये तो वो बता रहा है कि ये फोम के 10 रुपये हैं, $10 हैं, स्ट्रक्चर के भी 10 हैं और लेदर के भी 10 हैं, और 3 जो है वो आपके जो हैं, अगर आप इसको, ये एक बटन आ रहा होता है कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था वो क्या था, ये देखें आप,
एक रॉ मटेरियल के 30 रुपए हैं और $30 हैं, और कॉस्टिंग शीट एक्सपेंस के $6 हैं। तो आपके टोटल जो है ना सीट बनाने के ऊपर अखराजात आ रहे हैं 36। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो वो बाकी जो है कंपोनेंट वो भी बताएगा सही, लेकिन चूंकि उसके अंदर एक्सपेंस नहीं है इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा है सिर्फ 6। अब ये देखें कॉस्टिंग शीट के एक्सपेंस कैसे उसने कैलकुलेट किए हुए। ये जो कॉस्टिंग शीट के एक्सपेंस है ये वही है जो कि हमने कहीं कहा हुआ था कि परसेंटेज वाइज जो है ना वो कैलकुलेट करो रॉ मटेरियल की। कहीं पे 10% थी, कहीं पे 2% थी, कहीं पे 3% थी। अगर आप ये देखें तो 10, 2, 12, 5, 15, सॉरी 12, 5, 17, 18, 19, 20, टोटल कितने परसेंट हमने डिफाइन किए हुए थे? 20%। 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 20% हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था रॉ मटेरियल का इसके लिए। तो 36, 2, 6, 12, 2, 6, तो 36 जो 30 है रॉ मटेरियल, इसका जो है वो 20% क्या होगा? 6 ही बनेगा। तो ये देखिए आपकी कॉस्टिंग शीट जो है उसने बिल्कुल सही कैलकुलेट कर ली। तो 6 रुपए इसके अंदर ऐड कर लिया। अब आप पहले ऐसे करें, ये वाले पैसे इसको सेव करके इसको शिफ्ट कर दें। अभी देखें आपने सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो है MM03 के अंदर अगर आप आए सीट के अंदर और अकाउंटिंग 1 के अंदर देख लेते हैं और कॉस्टिंग 2 के अंदर देख लेते हैं TTAU के। तो अब आप देखें आपने कोई प्राइस नहीं असाइन की हुई यहाँ पे, ठीक है, या इधर कॉस्टिंग 2 के अंदर भी देख लें कोई प्राइस नहीं है। तो पहले तो हम इसकी प्राइसेस को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। तो पहले ये जब आप मुतमईन हो जाएं ये अच्छा इसके अलावा और भी देखें ये कॉस्टिंग वेरिएंट जबरदस्त चीज में है क्या। एक तो ये सारी उसने प्राइसेस आपको यहाँ पे दिखा दी, प्लस कॉस्टिंग डाटा के अंदर ये वो वही पहली चीज आ गई कि कॉस्टिंग वेरिएंट है और कॉस्टिंग वर्जन है, उसका डेट्स आपकी आ गई। क्वांटिटी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इन्होंने आपका ये बिल ऑफ मटेरियल भी ले आए हैं, और अगर आप इसको इधर ही डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी बिल ऑफ मटेरियल की स्क्रीन पे ले जाएगा। आइटम में जाएंगे तो वो सारे आइटम जो कि हमने सीड के लिए इस्तेमाल किए हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सेम इसी तरह वैल्यूएशन के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग शीट हमने असाइन की हुई है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। हिस्ट्री खैर अलग चीज है, कॉस्ट ये सारी आ गई। अच्छा जी, इसको हम सेव करते हैं। ये सेव हो गया। अब आप ने अगर हम अभी बाइक की तरफ जाएं तो जाने देगा, या पैसे ट्रांसफर करेंगे तो तब भी जाने देगा? नहीं। अब हम प्राइस को ट्रांसफर करते हैं CK21 से, सॉरी प्राइस ट्रांसफर जो है कंट्रोलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग, environment, costing run, CK21 material costing, CK24 प्राइस अपडेट मैंने क्या चलाया था, CK21। अच्छा ये अब आपने प्राइस अपडेट करनी है, यानी कि जो प्राइस आपने कैलकुलेट कर ली सही है सारा कुछ, अब आपने उस प्राइस को उठा के अपने मटेरियल के अंदर लेके जाना है।
कंपनी कोड हो गया TTAU, ये हो गया। मटेरियल है हमारा सीट। उसने कहा कि जी कंपनी कोड मार्किंग टू लेट, ठीक है। टेस्ट रन में देख लेते हैं। अच्छा, वो मार्किंग अलाउंस यहाँ पे करना होता है कंपनी कोड को। जब आप जाएंगे वो सारी कंपनियां दिखाएंगे, आपने सिर्फ अपनी कंपनी को इसके अंदर टिक करना है। हमारी कंपनी जो है वो TTA है। आप जस्ट इसको एक दफा क्लिक करेंगे। कॉस्टिंग वेरिएंट है हमारा TTAU। पोस्टिंग पीरियड 7/2023 इज इन द पास्ट। आज क्या तारीख? पहला पीरियड है 2024 का। पोस्टिंग पीरियड 1/2024। अच्छा, ये हो गया। अब आप देखें तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये मार्किंग बहुत जरूरी है। जब तक आप मार्किंग नहीं करेंगे उस वक्त तक वो आपको करने नहीं देगा कुछ। अब जब हम यहाँ से निकल के बाहर आएंगे ना तो देखेंगे, बाद में देखेंगे वो एक ही लाइन रह जाती है। टेस्ट रन में देखना चाहते हैं तो ठीक है, टेस्ट रन करेंगे एक दफा इसको। तो वो कहता है कि मार्किंग नॉट ऑथोराइज फॉर पीरियड 7/2024 इन कंपनी कोड 2000 TTAU। नहीं, ये पीरियड पिछले वाली स्क्रीन पे फिर गलत है ना, वो पहला पीरियड है, सातवां नहीं है। 7/2024 तो नहीं होगा ना, वो तो वो लग रहा है नहीं, मार्किंग ही सही। मार्किंग ठीक हुई है, ये यहाँ पे चेंज कर देना। अच्छा, वो यहाँ पे चेंज करना, सॉरी इधर चेंज करना है हमने। पोस्टिंग पीरियड जो है हमारा पहला है। नहीं, इसके अंदर जाके हमने अब मार्किंग देखते हैं कि वो होया है कि नहीं। ठीक है, अब सही है। अब आप अगर इसको चलाएं, कंपनी कोड TTAU पीरियड क्लोजिंग हैज नॉट येट टेकन प्लेस। पीरियड क्लोजिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई। इसको प्रीवियस ईयर पे क्लोज भी करना पड़ेगा। पैरेलल प्रोसेसिंग 1/2024। ठीक है, ये तो सही है, मार्किंग तो सही होगी। पोस्टिंग पीरियड फिस्कल ईयर पहला पीरियड 2024 का, ये तो सही है। पैरेलल प्रोसेसिंग, नो कॉस्ट एस्टिमेट फॉर इनकम रिकॉर्ड पीरियड 2 फिस्कल ईयर तो स्टिल एक्टिव। दिस पीरियड इज नॉट द सेम एज। ये शायद मटेरियल लेजर के पीरियड की बात कर रहा है। नहीं नहीं, ठहरे, वो मैं देख लूं कि पीरियड MM के अंदर कौन कौन से 1 और ओपन 2। किए हुए हैं। MMRP, अच्छा 1 प्रीवियस है ना, 1 प्रीवियस नहीं होना चाहिए, 1 करंट होना चाहिए, क्योंकि हम जुलाई में है ना, तो करंट पीरियड तो 2 नहीं हो सकता। MM वो क्या था, SU3
ओए होए, वो फिर कहेगा मटेरियल लेजर डीएक्टिव करें और फिर सारा कुछ। अच्छा जी, आज अल्लाह ताला भला करे। आपका क्या तारीख हो गई? 13/2023 7 और प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोल। ओहो, अच्छा पहले वो SC38 चलाना पड़ेगा। SC38 क्या प्रोग्राम था ये वाला? ये हो गया एक्टिवेट, डीएक्टिवेट हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं MMPI और TTAU। पहला पीरियड 2024 का। is not possible, some material master record are locked। किस किस को खोला हुआ है हमने? ये खोला हुआ है और तो कोई नहीं खुला। some material master records are locked as a result। और क्या क्या खोला हुआ है हमने? ये तो कोई नहीं। और क्या खोला? अच्छा ये खोला हुआ है, ये है, ठीक है। अच्छा जी, इनिशलाइज हो गया। अब देखते हैं इसको MMRV के अंदर। ठीक है, 1/2024 का पहला पीरियड खुल गया। अब हम मटेरियल लेजर को एक्टिव कर दें। ये हो गया। और सीकेम स्टार्ट बैकग्राउंड टेस्ट रन। अब हम करते हैं जी CK 24 था, ये था। प्राइस ट्रांसफर करनी है हमने। सीट की टेस्ट रन समरी कुछ भी नहीं है। ये आ गया। एक 36,000 की प्राइस जो है वो विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर सीट को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे विदाउट टेस्ट रन और ठीक है, एग्जीक्यूट।
वन मटेरियल वन कॉस्ट एस्टिमेट फॉर अपडेटेड सक्सेसफुली। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आपने इस प्राइस को अपडेट करने के बाद रिलीज भी करना है, सिर्फ अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अपडेट करने से अगर अब आप देखें जरा, MM03 में देखते हैं हम, MM03 में ये सीट को देखते हैं, ओ सॉरी ये तो बाइक है ना, सीट और क्वांटिटी स्ट्रक्चर 2 में आ जाएं, किधर गया, ओ सॉरी कॉस्टिंग 2 में और अकाउंटिंग 1 में। अभी देखते हैं ये कॉस्टिंग 2 में, ये देखें प्राइस, फ्यूचर प्राइस आ गई है। हमें फ्यूचर नहीं चाहिए, हमें इसको करंट में लेके आना है। जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे उस वक्त तक ये फ्यूचर में पड़ी रहेगी, ठीक है। और प्लान प्राइस में अब मैं इसको रिलीज करता हूँ, वही CK24 के अंदर ये एक ऊपर बटन आ रहा है रिलीज का, रिलीज का बटन दबाएं आप तो ये स्क्रीन नीचे चेंज हो गई है, ठीक है। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर लें, टेस्ट रन में चला दें, नहीं तो फिर डायरेक्ट ही चला लेते हैं इसको। नीचे आ रहा है वन मटेरियल वन कॉस्ट एस्टिमेट फॉर अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी देखें यहाँ पे प्राइस तो नहीं आ रही ना, ठीक है। अब मैं यही काम जरा बैक पे जाके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको, कॉस्टिंग 2 वाली टैब में आता हूँ, TTAU। अब देखें ये प्राइस फ्यूचर से उठ के करंट के अंदर आ गई है, ठीक हो गया। ये आपका एक साइकिल पूरा हो गया, ये नीचे स्टैंडर्ड प्राइस जो है ना ये अब आपकी बन गई है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे S सेलेक्ट किया हुआ था। ये एक प्रोसेस पूरा हो गया। अब हम इसको चलाते हैं CK11N जो है अपने बाइक के लिए। अब आप देखें, अच्छा एक चीज यहाँ पे ये याद रखिएगा, अगर ये यहाँ पे ग्रीन है ना तो इसका मतलब है कि आपकी हर चीज बिल्कुल सही है। अगर ग्रीन नहीं है, रेड है, तो आप ये वाला बटन अगर दबाएंगे ना, साथ ये एरर लॉग वाला, तो जो भी एरर लॉग होंगी वो नीचे लिखी हुई आ जाएंगी। कोई इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि गलतियां क्या हैं, कैसे सही करनी है। अच्छा अब आप यहाँ पे ये देखें नीचे जरा, मैं इसको अगर ये इस आइटम नंबर के ऊपर सॉर्ट करके जरा ले लेते हैं सब टोटल, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, तो ये देखें ई का मतलब क्या है। जरा इसको खोल के एक दफा ये ई जी और एम को समझ लें जरा। ई का मतलब है इंटरनल एक्टिविटी की ये कीमतें हैं, और नीचे जी जो आ रहा है, जी का मतलब है ओवरहेड, मींस के कॉस्टिंग शीट से पैसे आ रहे हैं। और एम का मतलब क्या है कि ये जो है, एम कहाँ गया, अच्छा वो ऊपर आ गया। एम का मतलब है कि ये रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं। अब आप देखें रॉ मटेरियल की प्राइसेस में देख लें, ये व्हील आ गया, ये उसके, अच्छा ये साथ देखिए कॉस्ट एलिमेंट भी वो उठा रहा है उसी तरह से जैसे हमने असाइन किए हुए थे कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसमें देखें ये 60 व्हील है, और यहाँ पे वो क्वांटिटी उसकी बता रहा है कि 2 टायर जो है ना उसमें लगने हैं। इसी तरह एक बाइक का जो हैंडल है वो $40 का है, वो और वो एक ही लगेगा, और ये फिक्स टोटल कॉस्ट है इसकी जो है ना। इसी तरह ये बाइक का फ्रेम है, ये 200 का, ये 300 का टोटल। और ये सीट के जो है ना ये $36 वो उधर से आ गए जो आपने अलहदा से सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो थी, हालांकि हमने सीट को पैसे नहीं असाइन किए थे, उसने रॉ मटेरियल और एक्टिविटी से उठा के ये यहाँ पे ले आया। तो टोटल आपका $366 का जो है ना वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया। अब आप आ जाए इधर, ये जो है जी, जी मीन्स का मतलब है कि आपके कॉस्टिंग शीट के जो पैसे आ रहे हैं। अभी अब देखें ना, अब आप हमने ये कॉस्टिंग शीट के कोड वो उठा के लिया है। बहरहाल ये देखें उसने एक का 36.60 टोटल। अब ये देखें हमने कहा कि 366 जो रॉ मटेरियल के प्राइस हैं उसमें से 10% जो है, अब आप एक्सेल को अगर ये सामने रख लें,
ये देखें, हमने कहा कि जी 10% जो है वो किस रॉ मटेरियल का एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट करेगा एज एन बिल्डिंग रेंट के तौर पे। ये इसको हम भी साइड पे करेंगे, ये सेशन टर्मिनेट। अच्छा, 10% जो है वो कैलकुलेट करेगा बिल्डिंग रेंट के तौर पे। तो अब ये देखें 366 जो है अमाउंट रॉ मटेरियल की, उसका 10% कितना बनता है, 36.6। उसने 10% इसका यहाँ पे असाइन कर दिया। फिर 2% जो है हमने कहा कि वो एज एच आर कॉस्ट जो है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की जो हम लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं उसका 2% आ गया। तो ये 366 का 2% 7.32 आ गया। इस तरह टोटल जो है वो 73.200 डॉलर जो है टोटल उसने एज आपके जो है ना वो डाल दिए इसमें एज कॉस्टिंग शीट के एक्सपेंस के तौर पे। और एक्टिविटीज के पैसे नहीं आए अभी, वो एक मिनट, एक्टिविटीज के पैसे आ जाते हैं, वो ये किधर से CK11N और बाइक और TTAU TTAU। अच्छा, आप यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब यहाँ पे लेते हैं तो फिर आपकी जो कॉस्ट है इसकी राउटिंग की वो यहाँ पे नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप देखें तो ये सारे 0 0 आ रहे हैं। क्वांटिटी तो आ रही है 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, लेकिन वैल्यू नहीं आ रही। तो आप यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लें। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे तो अब आप देखें आपके इस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर या राउटिंग के एक्सपेंडिचर वो भी सारे यहाँ पे आ रहे हैं। वो कैसे आए हुए हैं वो आपको पता है कि वो हमने रेट डिफाइन किए हुए थे KP26 के अंदर, क्वांटिटी हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई थी राउटिंग के अंदर, तो वो उनको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे ला रहा है। तो टोटल आपके 155 जो है ना वो आप कह रहे हैं। तो टोटल आपका बाइक जो है वो एक बाइक आपको 594.2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो है ना वो आपको उसकी कॉस्ट जो है ना वो पड़ेगी। बिल्कुल 594.2। टोटल आपका रॉ मटेरियल जो है वो ये एक्सपेंस और 195 ये जमा करके 594.2। अब आप इस प्राइस को जो है ना वो आप ट्रांसफर करेंगे अपने